अगली सुबह के साथ नया दिन अपने पंख फैलाए आसमान में उड़ रहा था। सुबह की हंसती मुस्कुराती गर्माती हुई धूप दुनिया के चारों कोने में फैल चुके थे। इसी के साथ आसमान में उड़ते हुए पंछी, महकते हुए फूल, शोर करती हुई हवाएं और ताजी भीनी खुशबू भी सवेरे सवेरे जाग चुके थे। इसी के साथ साथ सभी पूर्व छात्र गुरुकुल से जा चुके थे। जाते जाते सभी पूर्व छात्रों ने अपनी अपनी सोच समझ सूझबूझ के अनुसार गुरुकुल के वर्तमान छात्रों को अपना मार्गदर्शन दे दिया था। अभ्यास में आने वाली कठिनाई, कठिनाई से मिलने वाली चक्र, चक्रों के साथ आने वाली ऊर्जा, ऊर्जा के दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव का शरीर पर असर और असर को मिटाने के सब उपाय, ये सारी की सारी जानकारी पूर्व छात्र अपने गुरुकुल के नए छात्रों के साथ साझा कर चुके थे। अब बारी थी तो विदाई की। पुष्यमित्रा और गुरुकुल के सभी मार्गदर्शकों से एक आखिरी बार मिलकर विदाई स्वरूप आशीर्वाद लेकर सभी पूर्व छात्र गुरुकुल से निकल चुके थे। विनाशक के सिर पर भी मरहम पट्टी कर दी गई थी। उसकी हालत अब पहले से बेहतर थी, मगर आर्यन के वार ने उसके सिर की स्थिति खराब कर दी थी। जाते जाते यामिनी की नजरें आर्यन को ढूंढ रही थी, मगर आर्यन दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चंद पलों में ही आर्यन ने यामिनी के दिल की दिशा को पलट दिया था। आर्यन ने एक अकेले होने के बावजूद पूर्व छात्रों के झुंड को इस तरह से धूल चटाई थी। यामिनी की नजर में उसका रुतबा कई गुना बढ़ गया था। यामिनी हैरान थी कि आर्यन ने किस तरह अकेले ही सारे पूर्व छात्रों को खदेड़ दिया था। वो अकेला ही बिना कुछ सोचे समझे सभी से भिड़ गया था, और तो और उनकी हालत भी बिगाड़ कर रखती थी। आर्यन की युद्ध कला, उसका दिमाग और सबसे जरूरी उसकी अपनी बनाई हुई तिकड़मों से यामिनी काफी प्रभावित थी। सब कुछ नजर आ रहा था, मगर दूर दूर तक आर्यन नजर नहीं आ रहा था। सभी पूर्व छात्र यामिनी के साथ ही गुरुकुल से बाहर निकल जाते हैं। आर्यन अभी भी इंदु महल के मैदान में उसी तरह से खड़ा हुआ था। आर्यन को मैदान में एक ही स्थिति में खड़े हुए पूरी रात गुजर चुकी थी। आर्यन के दिमाग में वही पहेली इधर से उधर दौड़ लगा रही थी। आर्यन अपने मन को बार बार कुरेद रहा था और खुद से ही सवाल करते हुए पूछ रहा था, आखिर क्या मतलब था यामिनी का? समय का पहाड़, इसका क्या मतलब हो सकता है? समय का पहाड़ कोई कैसे तोड़ सकता है? तोड़ना तो बहुत दूर, पहले ये तो पता चले कि ये असल में है क्या। उसके बाद क्या कहा था? उसके बाद, अरे हाँ, पांचों तत्वों को एक स्थान पर सम्मिलित करना। अब ये क्या चीज है? 5 तत्व? कौन से तत्व? कहीं ये सांसारिक पंच तत्व तो नहीं? अगर ऐसा हुआ भी तो इनको सम्मिलित करके एक स्थान पर कैसे लाया जा सकता है? ये तो नामुमकिन है। आखिर ये पहेली कैसी पहेली है? मैं अपना अभ्यास कैसे शुरू करूं? हे भगवान, कैसे सुलझाऊं इस पहेली को, इसकी गुत्थी को? कोई तो रास्ता दिखाओ। सब दुनिया के स्वामी और 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 इन तत्वों का भटकाव। और ये क्या था? अगर भटकाव हुआ तो फिर मैं ध्यान कैसे लगाऊंगा? क्या है ये सब? एक मुश्किल जाती है तो दूसरी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है। अब क्या करूं मैं? ये सब तो फिर भी ठीक है, मगर अपने शरीर की ऊर्जा को शून्य पर कैसे लाऊंगा? और जब शरीर की ऊर्जा ही शून्य हो जाएगी तो फिर मैं तो बेहोशी में डूब जाऊंगा। ऐसी स्थिति में मैं ना तो अभ्यास कर पाऊंगा और ना ही ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा। ये तो जीते जी मौत को गले लगाने की आसान तरकीब है। इसे योद्धा स्तर क्यों कहते हैं? इसे तो नर्क द्वार कहना चाहिए। आर्यन परेशान था। ये पहेली और उसकी उलझन उसे बहुत परेशान कर रही थी। आर्यन का सिर सोच सोच के परेशान हो चुका था। आर्यन जितना सोच रहा था वो उतना ही उलझता जा रहा था। समय का पहाड़, दिन रात का भेद, जरूरी त्याग, शून्य ऊर्जा, ये सभी भारी भरकम शब्द आर्यन को डरा रहे थे। आर्यन को इन शब्दों के शाब्दिक अर्थ के अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खास तौर पर वो इनमें छुपे निहित अर्थ तक तो नहीं पहुंच पा रहा था। आसमान में चिलचिलाती हुई धूप की तरफ देखता हुआ आर्यन, धूप के सभी टुकड़े जैसे उसकी आंखों में कांच की तरह चुभ रहे थे। धूप की चिलचिलाहट उसकी आंखों को अंदर तक झुलसा रही थी, मगर जाने क्यों
आर्यन किसी बेवकूफ की तरह धूप से नजरें मिला रहा था। तेज तर्रार सूरज की आंखों से आंखें मिला रहा था। शायद ये आर्यन का खुद पर गुस्सा निकालने का एक तरीका था। आर्यन जितना अपनी सोच पर वजन डाल रहा था, उतना ही वो खुद को परेशान कर रहा था। जितना वो खुद को परेशान कर रहा था, उतना ही वो खुद को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा था। अपने आप को सजा देने के लिए आर्यन अपनी आंखों को सूरज की तपती हुई धूप में झोंक रहा था। थोड़ी ही देर बाद आर्यन की आंखों में एक धार तेज आंसू बहने लगते हैं। आंसुओं से आर्यन का पूरा चेहरा भीग जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी जलन पड़ने लगती है। इसके साथ ही उसकी आंखों की पुतलियां भी झुलसते हुए सिकुड़ने लगती है। एक पल के लिए आर्यन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है। कुछ पल बाद सब कुछ काला पड़ने लगता है। अगले ही पल उसकी आंखों में अंधेरा घुल जाता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। बस उसकी आंखों के अंदर जलन और चुभन, और आंखों के बाहर सिर्फ और सिर्फ आंसू जमा हो जाते हैं। तभी अचानक मौसम अंगड़ाई लेती है। तेज बिजली कड़कने लगती है। बिजली की तेज आवाज आर्यन के कानों को झकझोर रही थी। पूरे आकाश में शोर मच जाता है। चारों तरफ बादलों के गड़गड़ाने की आवाज आने लगती है। देखते ही देखते पूरे आकाश में स्याह काले बादल मंडराने लगते हैं। बस अगले ही पल झरझर बारिश होने लगती है। तेज बारिश की भारी बूंदें आर्यन के गालों पर गिरने लगती है। आर्यन का पूरा बदन बारिश की ठंडक से भीग जाता है। आर्यन की आंखों की वो जलन भी अगले ही पल गायब हो जाती है। इसके साथ ही उसके दिमाग को थोड़ी राहत मिलती है। अचानक ही आर्यन एक ही झटके में अपनी आंखें खोलता है। ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसे अपनी इस उलझी हुई पहेली का कोई तो जवाब मिल रहा था। तभी आर्यन महसूस करता है कि एक पल वो आग में जल रहा था, तो वहीं अगले ही पल वो पानी के ठंडक में तरबतर हो चुका था। शायद यही सांसारिक भेद था। शायद यही समय के पहिए का घुमाव था, जिसे आर्यन को रोकना भी था और मोड़ना भी था। अब भी आर्यन को पूरी तरह से उस पहेली का जवाब नहीं मिला था, मगर आर्यन कुछ कुछ समझ चुका था। उसे रास्ता मिल चुका था कि आखिर उसे क्या करना है। योद्धा स्तर को हासिल करने के 3 पड़ाव थे, और भाग्यवश आर्यन के पास भी आज से सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी थे। इन 3 दिनों के बाद आने वाली सुबह या तो आर्यन की जिंदगी में सुनहरी धूप बिखेर सकती है, या फिर उसके जीवन को कड़कड़ाती धूप में झुलसा सकती है। आर्यन के सिर पर इन 3 दिनों का भारी भरकम भार रखा हुआ था। अब उसे जो कुछ भी करना था, वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 दिनों के अंदर अंदर करना था। आर्यन अब तनाव में डूबा हुआ था। तनाव से उसका सिर फटा जा रहा था। वो दिन अब बेहद नजदीक था, जो आर्यन की जिंदगी को उलट पुलट करने वाला था। खैर, आर्यन को अब इन 3 दिनों के पहले पहले उन 3 पड़ावों से गुजरना था, जिसमें पहला पड़ाव था शारीरिक अभ्यास, दूसरा पड़ाव था योगा अभ्यास, और तीसरा और आखिरी पड़ाव था आध्यात्मिक पड़ाव। आध्यात्मिक पड़ाव सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ाव था। तीसरे पड़ाव से ही आर्यन योद्धा स्तर को हासिल कर सकता था। पहले स्तर में आर्यन को सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना था, ताकि सौर मंडल की ऊर्जा को वो अपने शरीर में झेल सके। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पड़ाव से आर्यन को अपने शरीर की मानसिक ताकत को बढ़ाना था, ताकि वो सौर मंडल की उसी ऊर्जा को ब्रह्मांड से अपने अंदर अवशोषित कर सके। तो वहीं तीसरे और आखिरी पड़ाव में आर्यन को असल परीक्षा से गुजरना था, ध्यान की स्थिति में बैठना था, जिसके बाद ही आर्यन सफलतापूर्वक उस स्तर को हासिल कर पाएगा। कुछ ही देर में बारिश मध्यम हो जाती है। आर्यन आसमान की ओर देखता है और समय का अंदाजा लगाता है। दोपहर होने में अभी वक्त था। आर्यन भागते हुए अपने कक्ष की तरफ जाता है, ताकि बारिश से उसके बदन में बैठी ठंड भाग जाए। थोड़ी ही देर में आर्यन अपने कमरे में पहुंचता है। कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। आर्यन हैरान था कि आखिर कमरे का दरवाजा खुला कैसे हो सकता था। आर्यन थोड़ा सा सचेत हो जाता है, क्योंकि भले ही पूर्व छात्रों का गुट गुरुकुल से चला गया हो, मगर दुश्मनी किसी भी गए हुए इंसान को वापस लेकर आ सकती थी। आर्यन को एक पल के लिए संदेह होता है कि कहीं कोई पूर्व छात्र उस पर
हमला करने के लिए पहले से ही दाव लगाकर तो नहीं बैठा था। आर्यन दबे पांव से कक्ष की तरफ बढ़ता है। थोड़ी ही देर बाद आर्यन कमरे के दरवाजे के आड़ से छुपकर अंदर देखता है। अंदर झांकते से ही आर्यन हैरान भौचक्का रह जाता है। कमरे के अंदर महानायिका पुष्यमित्रा बैठी हुई थी, जो आर्यन का ही इंतजार कर रही थी। आर्यन झटपट कमरे के अंदर जाता है। अंदर जाते ही आर्यन कहता है, महानायिका, आप यहां अचानक कैसे? आर्यन की आवाज सुनते ही महानायिका तेजी से पीछे मुड़ती है। आर्यन पानी में तरबतर था। पुष्यमित्रा आर्यन को कहती है, पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम इससे पहले अपना अभ्यास शुरू करो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है। पुष्यमित्रा की बात सुनते ही आर्यन स्नान घर की तरफ जाता है। जल्दी से नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आर्यन कमरे से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही आर्यन आश्चर्यचकित होकर महानायिका पुष्यमित्रा को देखता है। पुष्यमित्रा के चेहरे पर बहुत ही लंबी चौड़ी परेशानी और जुबान पर ढेर सारी झिझक थी। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, मगर ऐसी बातों की शुरुआत हमेशा कठिन होती है। आर्यन पुष्यमित्रा से पूछता है, क्या हुआ महानायिका, आप बहुत ही चिंतित दिखाई दे रही हैं। सब कुछ ठीक तो है? क्या मेरे अभ्यास में कोई बड़ी गड़बड़ी है? आर्यन की बात सुनते ही पुष्यमित्रा कहती है, गड़बड़ी नहीं है, पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। देखो आर्यन, मैं तुम्हारा मनोबल नहीं तोड़ना चाहती हूं, पर कुछ बातें तुम्हारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी बातें जो यामिनी तुम्हें ठीक तरह से समझा नहीं पाई। दरअसल बात ऐसी है कि योद्धा स्तर को तुम जितना समझ रहे हो, वो उससे कई गुना ज्यादा कठिन और मुश्किल है। कठिनाई और मुश्किलातों को अगर एक तरफ कर भी दें, तो भी योद्धा स्तर का अभ्यास बहुत ही जोखिम भरा है। इतना कहते ही पुष्यमित्रा रुक जाती है, उसकी जुबान अटक जाती है। तभी हड़बड़ाते हुए आर्यन कहता है, कैसा जोखिम? मैं हर किस्म का जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। तभी पुष्यमित्रा आर्यन को बताते हुए कहती है, तुम समझ नहीं रहे हो आर्यन, योद्धा स्तर के तीसरे पड़ाव की साधना में तुम समय चक्र में फंस सकते हो। क्या? समय चक्र? आर्यन चिल्लाता है। समय चक्र का नाम सुनते ही आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तभी पुष्यमित्रा आर्यन से कहती है, हाँ, समय चक्र। जब तुम पांचों तत्वों को एक जगह पर सम्मिलित करोगे, तो बहुत सारी संभावना है कि तुम समय चक्र में फंस जाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी कई यादों को खो सकते हो, अपनी कई प्रतिक्रियाओं को खो सकते हो, साथ ही साथ कई तरह के सपने तुम्हें घेर सकते हैं। इसके अंजाम में तुम भ्रमजाल, माया जाल, कल्पना जाल, स्वप्न जाल, निंद्रा जाल जैसे कई जाल में से किसी भी जाल में उलझ सकते हो, जिससे बाहर निकलना अधिकतर नामुमकिन है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मगर तुम्हें बहुत ही ध्यान से इन पड़ावों को ध्यान रखना होगा। एक छोटी सी गलती भी तुम्हें बहुत बड़े संघर्ष में डाल सकती है। ये सारी बातें सुनकर आर्यन की आंखें सिकुड़ चुकी थी। उनके चमक ब्रह्मांड में जाकर कहीं खो चुके थे। साथ ही साथ उसका गला सूख चुका था। आर्यन के दिमाग में बार बार इन सभी चक्रों के नाम घूम रहे थे। इनमें से कई चक्र तो खुद उसके लिए भी नए ही थे। समय चक्र के अंदर दुनियाओं की तरफ कई भ्रमजाल थे, जिसके बाद आर्यन की सोच थक हार कर बैठ गई थी। आखिर ऐसा भी क्या है ये समय चक्र? क्या होता है जब इंसान फंसता है समय के जाल में? क्या भ्रमजाल के अलावा भी है दुनिया में कई अन्य जाल? क्या होगा आगे? कैसे करेगा आर्यन अब योद्धा स्तर को हासिल? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।